अगले दिन शिष्यों का एक पूरा समूह अभ्यास के लिए इकट्ठा हुआ। वे आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। हालांकि काम बहुत थका देने वाला था, फिर भी यह उत्सवी अंदाज में किया जा रहा था। अचानक किसी ने एक खास दिशा में आवाज लगाई, युवा। युवा गुरु सु। क्या? सु मुंह ने संदेह से पूछा। वह सचमुच आया था। कौन आया था? कुछ अधीरता से सु मुंह ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह व्यक्ति इशारा कर रहा था। वहां उसने देखा कि काई यांग अपनी झाड़ू पकड़े हुए मुस्कुरा रहा था और उनकी ओर आ रहा था। सबके चेहरे उतर गए। सुप्रभात मेरे साथी भाई बहन शिष्यों। आप सभी कितने मेहनती लोग हैं, इतनी सुबह अभ्यास कर रहे हैं। काई यांग ने सभी का अभिवादन किया और जानबूझकर झूहो और ली युन तियान की ओर देखा, जो दोनों लाल चेहरे लिए पीछे हट गए। जब उन्होंने काई यांग की मुट्ठियों की ताकत के बारे में सोचा, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। तुम यहाँ क्यों आए? सु मु थोड़ा चिंतित था। हालांकि वह काई यांग के इरादे को पहले से ही जानता था, फिर भी उसने पूछा। आखिरकार उसने कल ही तो अपनी बात रखी थी और सबको भरोसा दिलाया था कि वह काई यांग से निपट लेगा। चुनौती देने के लिए। उसकी मुस्कान अतुलनीय रूप से चौड़ी थी। काई यांग की निगाहें लोगों की भीड़ पर घूम रही थी। उसने सौहार्दपूर्वक पूछा, पिछले कुछ दिनों में किन साथी शिष्यों को चुनौती नहीं मिली है? कृपया इस वरिष्ठ को अपनी शक्ति का परीक्षण करने दें। स्काई टावर के मुख्य द्वार के नियमों के अनुसार आपको चुनौतियों से बचना नहीं चाहिए और न ही उनसे कतराना चाहिए। अवज्ञा की तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। इन नियमों के चलते सुम्यू के अधीन लोग काई यांग से बुरी तरह डरते थे। जब तक प्रतिद्वंद्वी चुनौती देता, उन्हें स्वीकार करना पड़ता। अगर पिछले 5 दिनों में उन्हें चुनौती नहीं मिली होती, इसका मतलब था, भले ही उन्हें पता हो कि उन्हें मार पड़ेगी, वे केवल खुद को संभाल सकते थे और स्वीकार कर सकते थे। उस दिन झांग सान ही वह व्यक्ति था जिसे चुनौती दी गई थी। संतुष्ट होकर काई यांग वहां से चला गया, जबकि सुम्यू उसे कोस रही थी और उसकी पीठ पर गालियां बरसा रही थी। अगले दिन काई यांग फिर आया। इस बार ली शे को चुनौती मिली। एक बार फिर जीत हासिल करके संतुष्ट होकर जाते हुए सुम्यू ने काई यांग को लगातार धमकाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरे दिन काई यांग फिर आया, लेकिन बदकिस्मत वांग वू को अपनी परेशानियों की वजह से चेहरा सूज गया और नाक से खून बहने लगा। एक बार फिर दिल भर आया। काई यांग चला गया, जबकि सुम्यू कमजोर स्वर में गालियां दे रहा था। जब काई यांग चौथी बार आया, तो सुम्यू को भी सब कुछ समझ आ गया था। सुम्यू ने अब काई यांग को धमकाना या गाली देना बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि इन धमकियों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह सीनियर काई उसकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरता। सुम्यू ने बस उसे तीखी नजरों से देखा। उसके मन में हड्डी और आत्मा को चीर देने वाली नफरत थी। इस तरह की निराशाजनक यातना सहते हुए सुम्यू के अधीन लोग हार मानने लगे थे। ये काई यांग की साफ साफ धौंस थी। क्योंकि स्काई टावर में कई साधारण शिष्य थे, फिर भी वह जानबूझकर सुम्यू के अधीन शिष्यों को चुनौती देने आया था। यह बिल्कुल साफ था कि वह बदला लेने आया था। और तो और इस समूह में लोगों की संख्या भी कम नहीं थी, इसलिए वह हमेशा किसी न किसी को चुनौती देने और अनुकूल परिणाम पाने के लिए ढूंढ ही लेता था। पिछले कुछ दिनों में काई यांग ने काफी हंगामा मचा दिया था। वह एक मामूली परीक्षण शिष्य था, फिर भी वह सचमुच एक नमकीन मछली था जो पलट गई और उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। झोहू को हराने के बाद से वह एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया था जिसे कोई आसानी से हरा या नियंत्रित नहीं कर सकता था। वह रोज शिष्यों को चुनौती देने जाता और हर बार जीत जाता। अफवाहें तो यहां तक थी कि सुम्यू इस हद तक पहुंच गया था कि अब वह जवाबी कार्रवाई नहीं करता था। सुम्यू कैसा इंसान था, उसके पास तो बहुत शक्तिशाली समर्थन था। उस जैसा कोई भी व्यक्ति काई यांग का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो आम शिष्य क्या कर सकते थे? इसके बाद किसी भी शिष्य ने काई यांग को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। कोई भी इस बात से अनजान नहीं था कि यह व्यक्ति, जो 3 साल से परीक्षण शिष्य बना हुआ था और जिसे पदावनत करके परीक्षण शिष्य बना दिया गया था, आसानी से भड़कने वाला व्यक्ति नहीं था। जैसे जैसे ये खबर कई शिष्यों तक पहुंची, कई लोग उसकी साधना पर अटकलें लगाने लगे। कुछ ने अनुमान लगाया कि वह संयमित शरीर के चौथे चरण में है, कुछ ने संयमित शरीर के 5वें चरण का, और कुछ ने तो संयमित शरीर के 8वें चरण का भी अनुमान लगाया। आखिरकार उसने संयमित शरीर के 7वें चरण के अभ्यासी ली युन तियान को हराया था। लेकिन चाहे कोई भी हो, काई यांग की असली साधना कोई नहीं जानता था। केवल जिया निंग चांग ही जानती थी। पिछले कुछ दिनों से जब भी काई यांग किसी को चुनौती देने जाती थी, वह हमेशा वहां झांकती रहती थी। अपनी स्वाभाविक प्रतिभा और साधना के बल पर वह स्वाभाविक रूप से काई यांग के असली स्तर को देख सकती थी।
लेकिन चूंकि जियानिंग चांग उसकी असली साधना देख सकती थी, इसलिए वह उससे डरती थी। ये कनिष्ठ, जब उसने ली युन तियान को हराया था, तब वह केवल संयमित शरीर के 5वें चरण में था। और मात्र 4 दिन बीतने के साथ वह संयमित शरीर के 6ठे चरण तक पहुंच गया था। उसने साधना कैसे की? भले ही वह अपनी विशेष काया से लैस होकर संयमित शरीर अवस्था में साधना करते समय उसने औषधीय गोलियों का भरपूर प्रयोग किया था, फिर भी वह उससे उतनी तेज नहीं थी। ऐसी अवस्था में, उलझन में, जियानिंग चांग ने चुपके से काई यान का पीछा किया ताकि पता लगा सके कि वह साधना कैसे करता है। हालांकि वह जहां भी देखती या जाती, वह रहस्य को सुलझा नहीं पाती या कुछ भी असामान्य नहीं पा पाती। उसने बस कुछ मुंह के मारे, पैर पटके और खुद को थका थका और पसीने से तर कर लिया। जियानिंग चांग समझ नहीं पा रही थी कि स्काई टावर की बुनियादी तकनीकें उसे इतना शक्तिशाली कैसे बना सकती हैं। ये तकनीकें तो कोई गहन तकनीकें भी नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से चल रही अपनी जांच के अंत में जियानिंग चांग बेखबर रह गई। हालांकि उसे लग रहा था कि काई यांग के पास अभी भी कुछ राज छिपे हैं, फिर भी वह जांच जारी रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक जवान लड़की का बार बार किसी पर नजर डालना कोई सम्मानजनक बात नहीं थी, खासकर एक ऐसे नौजवान का जो अक्सर अर्धनग्न रहता हो। हर बार जब जियानिंग चांग देखती, तो वह चुकंदर की तरह लाल हो जाती और हमेशा के लिए शर्मिंदा हो जाती। हर बार जब यह व्यक्ति प्रशिक्षण लेता, तो अपनी कमीज उतार देता, मानो उसकी हड्डियां दिखाने लायक कोई अच्छी चीज हो। हालांकि वह पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा था, और उसकी मांसपेशियां भी ज्यादा थीं। उस समय को याद करते हुए जब उसने पहली बार उसके तारांकन को देखा था, जियानिंग चांग ने अनजाने में तुलना की। जब उसने तुलना पूरी की, तो उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। इस बीच काई यांग इस बात से बेखबर था कि पिछले कुछ दिनों से उस पर नजर रखी जा रही थी। हर दिन वह अपने निर्धारित क्षेत्र की सफाई करता और फिर सू म्यू के समूह को चुनौती देने के लिए ढूंढता। इसके बाद वह अपना प्रशिक्षण शुरू करने के लिए घर लौट आता। यह दोहराव वाला और थकाऊ काम था, लेकिन साथ ही बहुत संतोषजनक भी था। हवन सामग्री का प्रभाव असाधारण रूप से ज्यादा था, और दैनिक संयमित शरीर रिकॉर्ड प्रशिक्षण के साथ मेल खाते हुए इसने उसे कल संयमित शरीर के 6ठे चरण तक पहुंचने में मदद की थी। इससे उसके शरीर के भीतर की वायुमंडलीय ऊर्जा और भी ठोस और स्थिर हो गई। एक और कदम के साथ, बस एक और कदम के साथ वह संयमित शरीर के 7वें चरण में प्रवेश कर जाएगा। एक बार इस चरण तक पहुंचने के बाद वह अपनी स्वयं की जीवन शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि वह उतनी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाता था, फिर भी वह ऊर्जा तो थी ही। और जब तक वह अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर पाता, तब तक वह युद्ध कौशल विकसित कर सकता था। उस समय उसके हमले सिर्फ पैरों के चाबुक और शाओलिन मुट्ठियों तक सीमित नहीं रहते थे। 7वीं से 9वीं अवस्थाएं संयमित शरीर की वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति की ऊर्जा विकसित होती है, और यह तब भी होती है जब ऊर्जा अभ्यासी के मेरिडियन से होकर गुजरती है और उसे निपुणता की अवस्था तक पहुंचने में मदद करती है। केवल इसी अवस्था में, जब व्यक्ति की ऊर्जा का जन्म हो रहा होता है, ये प्राप्त किया जा सकता है। फिर आपको इसका उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के पुल को तोड़ने के लिए करना चाहिए ताकि संयमित शरीर की सीमा से निकलकर अगले चरण में प्रवेश किया जा सके। यह अपने जीवन के साथ खेलने जैसा था। काई यांग का ये प्रशिक्षण, हर दिन काई यांग अपने विकास को महसूस कर सकता था। यह एक अत्यंत जीवंत अनुभूति थी। आज काई यांग अंततः धूप की सुगंध के प्रभाव में अपनी मुट्ठियों का अभ्यास करने में सक्षम था, लेकिन वह इसे ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाया। जब वह सुबह सुबह टेम्पर्ड बॉडी पीस का अभ्यास करता था, तो यह आसान हो गया था और हर दिन बेहतर होता जा रहा था। अगर ये हालात बने रहे, तो काई यांग को पूरा भरोसा था कि वह सचमुच परिपक्व और मजबूत बन सकता है। लेकिन काई यांग एक शर्मनाक स्थिति में था। उसका डेड जेडी ट्री ग्रास स्टॉक खत्म हो चुका था और उसका थ्री लीव्ड कैस स्पिरिट फ्लावर, हालांकि कम इस्तेमाल किया गया था, लगभग खत्म हो चुका था। पिछले कुछ दिनों में काई यांग ने जड़ी बूटियों का कम इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वे खत्म हो गईं। जैसे जैसे वह उनका इस्तेमाल करता गया, वे अनिवार्य रूप से खत्म होती गईं। कोई विकल्प न होने के कारण काई यांग केवल योगदान हॉल में जाकर अपने बचे हुए सभी योगदान अनगिनत जड़ी बूटियों को खरीदने में खर्च कर सकता था। प्रायोजित पैंग वी। इस बार अपने दिल की भलाई के लिए कोषाध्यक्ष मेंग ने काई यांग को जड़ी बूटियों की कुछ अतिरिक्त कतरनें दी, लेकिन फिर भी वह अपनी साधना से जुड़ी बातों को छोड़ने को तैयार नहीं था। वह लगातार पूछता रहा कि काई यांग इतनी जल्दी अपनी ताकत कैसे बढ़ा लेता है। ऐसा लग रहा था कि काई यांग द्वारा सूम्यू के मातहतों को हराने की खबर कोषाध्यक्ष मिंग के कानों तक भी पहुंच गई थी। कोषाध्यक्ष मिंग के प्रति काई यांग का प्रभाव अभी भी काफी अच्छा था।
हालांकि वह बूढ़ा आदमी थोड़ा पागल और मोटी चमड़ी का था, लेकिन काई यांग के मानकों के हिसाब से वह बहुत ही आकर्षक था। यह स्थिति आसानी से समझाई नहीं जा सकती थी, इसलिए काई यांग केवल इतना ही कह सका कि जब वह ब्लैक विंड पर्वतों में था तो उसने एक विशेष फल खाया था जिससे उसे साधना करने का ज्ञान प्राप्त हुआ था। कुछ देर विचार करने के बाद कोषाध्यक्ष मेंग ने उस समय के बारे में सोचा जब काई यांग पहाड़ों में आया था और उसका वर्तमान व्यवहार कैसा था। यह स्पष्टीकरण सबसे उचित और विश्वसनीय था, इसलिए कोषाध्यक्ष के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। योगदान कक्ष से बाहर निकलते हुए काई यांग बहुत चिंतित था। उसके सभी योगदान अंक इन जड़ी बूटियों को खरीदने में खर्च हो चुके थे और उसके अनुमान के अनुसार ये केवल 3-4 दिन ही चलेंगे। इसके बाद वह इन जड़ी बूटियों को पाने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा। हालांकि वह अपनी दैनिक चुनौतियों से 2 योगदान अंक अर्जित करने में सक्षम था, लेकिन ये अंक केवल हर महीने की 8वीं तारीख को ही प्राप्त किए जा सकते थे। उसकी गणना के अनुसार उसे 20 दिन इंतजार करना होगा। वह तब तक कैसे इंतजार कर सकता था। कोई समाधान न सूझने पर काई यांग उदास हो गया और केवल प्रशिक्षण जारी रख सका। कुछ दिन यूं ही बीत गए और काई यांग के छठे चरण की साधना स्थिर होने लगी और वह 7वें चरण की ओर बढ़ गया। काई यांग के अच्छे मूड की तुलना में सू म्यू के अनुयायियों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी धधकते हुए रसातल में फेंक दिया गया हो। पिछले कुछ दिनों से काई यांग उन्हें ढूंढने आता और परेशान करता रहता, जिससे वे बेहद परेशान हो जाते। वे ताकत के मामले में उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे और उससे छिप भी नहीं सकते थे। यह उनके लिए बेहद घुटन भरा था। हालांकि सू म्यू को व्यक्तिगत रूप से काई यांग से लड़ने पर अपनी जीत की संभावना पर थोड़ा भरोसा था, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरों के लिए उनके और काई यांग के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। वे उसे चुनौती नहीं दे सकते थे। सू म्यू को अब भी लगता था कि काई यांग अपने संयमित शरीर के चौथे या 5वें चरण में है। सू म्यू जानता था कि यह अब और नहीं चल सकता। अगर यह और जारी रहा तो उसके सभी अधीनस्थ चले जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद सू म्यू ने कुछ बेरहमी से करने की तैयारी की और स्काई टॉवर के उन सभी शिष्यों को बुलाया जिन्हें काई यांग ने हराया था और भौहें चढ़ाते हुए कहा, आज रात काई यांग की झोपड़ी पर छापा मारो और अपनी सारी शर्म मिटा दो। चूंकि वे नियमों का पालन करके नहीं जीत सकते थे, इसलिए वे उनका पालन बिल्कुल नहीं करेंगे। सभी चौंक कर उछल पड़े। छापा? हाँ, सू मू ने सिर हिलाया। ये ठीक नहीं है। ली यूनतियान हिचकिचाया। हालांकि वह काई यांग थोड़ा बेईमान है, उसने कम से कम हम सबको खुलेआम चुनौती तो दी और हरा दिया। अगर हमारे छिपकर हमला करने की खबर बाहर आ गई तो हम सजा से बच नहीं पाएंगे। ली यूनतियान की बात पर वहां मौजूद सभी लोगों ने सहमति जताई। सू मू ने गुस्से से जवाब दिया, लेकिन वह बहुत ज्यादा है। उसने हम साथी शिष्यों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की है और रोज आता है। अगर हम उसे सही सबक नहीं सिखाएंगे तो कौन जाने ये क्रूर कृत्य कब तक चलता रहेगा। खैर, आज रात मैं जरूर जाकर उसे परेशान करूंगा। जो लोग ऐसा करने को तैयार हैं वे मेरे पीछे आएं और जो नहीं आना चाहते मैं उन्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर कुछ हुआ तो मैं कसम खाता हूं कि मैं सू मू सारे परिणाम भुगतूंगा और आपको इसमें शामिल नहीं करूंगा। सू म्यू के शब्द सच्चे थे और अगर उन्हें अब भी लगता कि यह सम्मानजनक नहीं है तो भी वे उसकी बात का खंडन नहीं कर सकते थे। आखिरकार सू म्यू ने पूरी उदारता दिखाते हुए सारे परिणाम अपने कंधों पर उठाने का वादा किया था। थोड़ा सोचकर ली यूनतियान बोला, यह भी अच्छा है। अगर यह कामयाब हो गया तो हम उस कमीने को सिखा पाएंगे कि हम इतनी आसानी से भड़कते नहीं। युवा गुरु सू, इस बार ये शिष्य अपनी जान की बाजी लगाकर आपके साथ खेलेगा। हम भी आएंगे, बाकी लोगों ने एक स्वर में कहा। सिर हिलाते और मुस्कुराते हुए सू म्यू चिल्लाया, बिल्कुल सही। उस रात उत्साह से कांपते हुए सभी लोग सू म्यू के कमरे में सूर्यास्त तक इंतजार करने के लिए इकट्ठा हुए। क्या सब तैयार हैं? सू म्यू ने पूछा। उन्होंने सिर हिलाया। अच्छा, इस बार हमें इस पल को उस कमीने के लिए अविस्मरणीय बनाना होगा। सू म्यू चिल्लाया, अपने चेहरे पर एक काला कपड़ा डालते हुए जिससे उसकी शैतानी नजरें बाहर निकल रही थी। उनकी भावनाएं जागृत हुई और बाकी लोग भी उनके पीछे हो लिए। चल पड़ो, कार्रवाई का आह्वान करते हुए सू म्यू ने बाहर निकलने का आदेश जारी किया। उसके कमरे से लगभग 10 परछाइयां चमकी जो तेजी से रात के अंधेरे में विलीन हो गईं। रात के दौरान स्काई टावर ने परिसर में गश्त करने के लिए अपने अनुयायियों को तैनात कर रखा था। दुर्भाग्य से सू म्यू और उनका समूह स्काई टावर में थे। शिष्य भी गश्ती मार्गों से भली भांति परिचित थे, जिससे वे आसानी से इन गश्तों से बच निकलते थे। वरना एक पारिवारिक चोर से बचना इतना मुश्किल क्यों होगा।
सू म्यू की वर्तमान हरकतें इस कहावत का एक आदर्श उदाहरण थी। थोड़ी ही देर में सू म्यू का समूह काई यांग की छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गया। लगभग 10-20 फीट की दूरी पर खड़े होकर उन्होंने अपनी सांसों की आवाज दबा ली। उनके साथ हुए अन्याय की याद से उनका आक्रोश भड़क उठा। झोपड़ी के अंदर कोई रोशनी नहीं है, काई यांग शायद पहले ही सो गया होगा। अपने दिल को शांत करते हुए सू म्यू ने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में खड़े ली युन तियान की ओर देखा। काई यांग की ताकत कमजोर नहीं है, इसलिए बाद में तुम और मैं उसे पकड़ेंगे, जबकि बाकी सब उसे पीटेंगे। अपनी पूरी ताकत लगाना याद रखना। ठीक है। ली युन तियान ने सिर हिलाया। जब तक ये जानलेवा न हो, तुम जैसे चाहो मार सकते हो, सू म्यू ने याद दिलाया, और उन सभी ने वादा किया। जाओ। हाथ हिलाते हुए सू म्यू लकड़ी की झोपड़ी की ओर दौड़ा। रात के अंधेरे में 10 साए टिमटिमाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो लोग साधना करते थे, वे जरा सी भी आवाज किए बिना दौड़ सकते थे। उन्हें बस अपनी सांसों की आवाज को दबाकर अपनी उपस्थिति छुपानी थी। उनकी कल्पनाएं बेकाबू हो रही थीं, उनका उत्साह बढ़ रहा था जब वे सोच रहे थे कि काई यांग घायल और लहूलुहान कैसे दिखेंगे। पिछले कुछ दिनों से काई यांग उन्हें बुरी तरह सता रहा था। हालांकि वे अभी भी लगभग 10 फुट की दूरी पर थे, सू म्यू की आंखों की ठंडी चमक और भी तेज हो गई और उनके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। जैसे जैसे दूरी कम होती गई, लकड़ी की झोपड़ी का लकड़ी का दरवाजा दिखाई देने लगा। पलक झपकते ही सू म्यू दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाने लगे थे। अचानक एक मीठी खुशबू उनकी नाक में घुस गई। इस खुशबू को सूंघते हुए सू म्यू को लगा कि यह खुशबू बहुत अजीब है। न तो बहुत अच्छी थी, न ही बहुत बुरी। ये सचमुच एक ऐसी खुशबू थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। हालांकि उसे थोड़ा शक हुआ, सू म्यू ने इस बारे में और ज्यादा नहीं सोचा और आगे बढ़ता रहा। आगे बढ़ते ही सू म्यू का शरीर नर्म पड़ गया। वह बाल बाल गिरने से बच गया। ठंडे पसीने से तरबतर होकर सू म्यू को कुछ ही पल पहले की याद आई, जब उसे लगा जैसे उसकी सारी ताकत उससे छीन ली गई हो। उसका दिमाग भिनभिना रहा था, उसका मन अस्त व्यस्त हो गया। थककर उसने खुद को संभाला। एक और कदम बढ़ाते ही सू म्यू सीधे जमीन पर गिर पड़ा, नाक पहले। फिर उसकी नाक से 2 गर्म धाराएं बह निकली और उसके मुंह में खून का धातु जैसा स्वाद भर गया। पा पा पा। स्काई टावर के उन शिष्यों की आवाजों की एक श्रृंखला लकड़ी की झोपड़ी की ओर गूंजी जो सू म्यू के पीछे आए थे। एक एक करके वे सभी सू म्यू की तरह जमीन पर गिर पड़े। उनमें से हर कोई कमजोर और शक्तिहीन महसूस कर रहा था। सभी की नाक से खून बह रहा था और चेहरे पर चोट के निशान थे। उनकी पीड़ा भरी चीखें शांत रात में गूंज रही थीं, जिससे रात और भी ज्यादा जीवंत हो रही थी। क्या बात है? बहुत संघर्ष करते हुए सू म्यू ने ली युन तियान की ओर सिर घुमाया और पूछा। ली युन तियान ने खुद को वापस सीधा खींचने की कोशिश की, लेकिन वह शक्तिहीन था और बस जमीन पर लेटा हुआ सांस ले रहा था। उसका चेहरा बेहद भद्दा था। झिझकते हुए उसने कहा, युवा स्वामी सू, मुझे डर है कि हमें जहर दिया गया है। जहर दिया गया? सू म्यू डर के मारे पीला पड़ गया। इसके अलावा यह बहुत तेज जहर है। कांपते हुए ली युन तियान ने अपना हाथ बढ़ाया। युवा स्वामी सू, मुझे डर है कि मैं अब और नहीं रुक सकता। आपको मेरा बदला लेना होगा। अपनी अंतिम वसीयतनामा लिखने के बाद ली युन तियान का सिर झुक गया और उसने कोई हरकत नहीं की। सदमे से अभिभूत सू म्यू ने हताश होकर बार बार उसका नाम पुकारा, लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार पुकारा, वह उसे जगा नहीं सका। जब उसने फिर से अपना सिर घुमाया, तो उसने देखा कि उसके साथ लाए गए भाई शिष्यों में से कोई भी बचकर नहीं आया था। बिना किसी अपवाद के सभी चुपचाप लेटे हुए थे, कोई आवाज नहीं कर रहे थे। आपको लगता होगा कि काई यंग ने अब तक ये सारा शोर महसूस कर लिया होगा या कम से कम सुन लिया होगा। क्या ल था अंडरस्को था ल एड हनी बेजर को इसकी परवाह नहीं है। उसके दिल में एक अवर्णनीय घबराहट और शोक की भावना भर गई। अप्रत्याशित रूप से सू म्यू इस स्थिति में उसके मन को शांत करने में सक्षम था। यह स्काई टावर का इलाका था, उन्हें जहर कैसे दिया जा सकता था? और इस जहर का असर इतना तेज था कि 3 सांसें भी नहीं गुजरी कि एक एक करके उनकी जान चली गई। वाह, यह तो बिल्कुल नया है। पहली बार एमसी की ऑपरेशन ट्रेनिंग ने दूसरों की जान ले ली। अब आगे की कहानी का इंतजार है ना? काई यांग की झोपड़ी में जहर किसने डाला? उन्होंने इस झोपड़ी में जहर क्यों डाला? क्या यह उनके लिए था? जैसे ही वह उलझन में इन बातों पर विचार कर रहा था, उसके कानों में अचानक एक हैरान कर देने वाली आवाज पड़ी। ये काई यांग की आवाज है। सू म्यू को काई यांग से गहरी नफरत थी। स्वाभाविक रूप से वह उसकी आवाज पहचान लेता। ये वही है।
पता चला कि काई यांग ने ही उन्हें जहर दिया था। कमीने, हमारा इरादा तो बस तुम्हें सबक सिखाने का था, फिर भी तुम इतने हत्यारे निकले। क्या ये बहुत क्रूर नहीं है ना? सु म्यू ने मन ही मन काई यांग को कोसा, हालांकि वह तेजी से बेहोश होने लगा था। धिक्कार है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह स्वामी ऐसे ही बेसुध होकर मरेगा? यह बेचारा युवा स्वामी जो महत्वाकांक्षाओं से भरा था, और इन महत्वाकांक्षाओं के पूरा होने से पहले ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग ईर्ष्यालु था, स्वर्ग ईर्ष्यालु था। हल्के कदमों से चलते हुए काई यांग गिरे हुए शिष्यों के समूह के पास गया। नीचे झुककर उसने उनके मुखौटे उतार दिए और पाया कि वे सभी लोग उसके परिचित थे। थोड़ा सोचने के बाद काई यांग को एहसास हुआ कि वे क्या करना चाहते थे। शायद इसलिए कि उसने पिछले कुछ दिनों में उन्हें बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया था, इसलिए वे रात में बदला लेने आए थे। लेकिन उनकी किस्मत वाकई खराब थी। अपने हाथों में धूपबत्ती से खेलते हुए काई यांग को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। यह वाकई एक दुर्घटना थी, लेकिन वे वाकई बहुत बदकिस्मत थे। आमतौर पर वह बहुत पहले ही धूपबत्ती को काली किताब में वापस रख देता, लेकिन आज का प्रशिक्षण बहुत थका देने वाला था। इसलिए संयोग से वह सो गया था, और बाकी जड़ी बूटियां जलने से पहले ही सु म्यू और उसका समूह दुर्भाग्य से वहां पहुंच गया और धूपबत्ती को सूंघ लिया। बन के अंदर से निकलने वाली धूप बहुत तेज थी, और जब काई यांग पर पहली बार इसका असर हुआ, तो वह जमीन पर गिरने से पहले सिर्फ 3 कदम ही चल पाया। और यह उसके शरीर के अंदर मौजूद सुनहरे कंकाल के साथ था, तो सु म्यू का समूह इसे कैसे झेल सकता था? उन्हें ठीक होने के लिए सुनहरे कंकाल का सहारा नहीं था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि उन्हें अपनी ताकत वापस पाने के लिए कुछ दिनों तक साधना करनी होगी। हालांकि अपनी लापरवाही के कारण उसे वर्तमान स्थिति के लिए कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन यह उनके अहंकार के कारण भी था। अगर उन्होंने धूप की गंध लेते ही सांस रोक ली होती, तो उनकी ये दयनीय स्थिति न होती। अरे तुम क्यों आए? जोर से आह भरते हुए काई यांग ने धूप की बनक को वापस काली किताब में रख दिया, और अपने फर्श पर बिखरे शवों के ढेर को अजीब तरह से देखता रहा। एक पल सोचने के बाद काई यांग ने उन सभी को घसीटकर एक अनजान जगह पर ले जाकर वहीं छोड़ देने का फैसला किया। जब वह अपनी लकड़ी की झोपड़ी में लौटा तो फिर से सो गया। उस घटना के कारण काई यांग और भी सतर्क हो गया। उसे जल्दी से अगले संयमित शरीर चरण में प्रवेश करना होगा। फिलहाल वह केवल काली किताब के बाहर ही धूपबत्ती का उपयोग कर सकता था, लेकिन अगर वह जल्दी से उसे तोड़कर काई युआन चरण के पास पहुंच गया, तो उसका उपयोग करना इतना असुविधाजनक नहीं रहेगा। उस समय अगर धूपबत्ती अभी भी काली किताब के अंदर होती, तो भी वह उसका उपयोग कर सकता था। बस जरूरत ये थी कि उसके पास अभी भी काली किताब में ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा हो। अगले कुछ दिनों तक काई यांग ने कठोर प्रशिक्षण लिया। दोनों जड़ी बूटियों का संयम से उपयोग करने के बावजूद वे हर दिन लगातार कम होती गईं। तीसरी सुबह अपने दैनिक संयमित शरीर रिकॉर्ड प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद उसने समृद्ध क्यूई को सांस लेने के लिए पूर्व की ओर मुंह किया। ऐसा करते समय उसके मेरिडियन में वायुमंडलीय ऊर्जा अचानक उत्तेजित हुई और तेजी से ऊपर उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वे छोटे कीड़े हों जो उसके मेरिडियन के आसपास रेंग रहे हों। अपना चेहरा सीधा करते हुए काई यांग ने अपने शरीर की जांच करने के लिए जल्दी से रुक गया। उसकी वायुमंडलीय ऊर्जा के झटके से उसकी मांसपेशियों और रक्त में भी झुनझुनी होने लगी, जिससे उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसे पता नहीं था कि यह सुन्नता कितनी देर तक बनी रही, लेकिन अचानक काई यांग को अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ, जबकि उसका पेट गर्म होने लगा। उसकी वायुमंडलीय ऊर्जा का ये बेकाबू झटका तुरंत गायब हो गया। उसके पेट में गर्माहट का एहसास मानो जीवंत हो उठा। इस बीच काई यांग परमानंद में था। जीवन शक्ति। आखिरकार वह आगे बढ़ गया था। वह अब संयमित शरीर के 7वें चरण में था और उसकी जीवन शक्ति विकसित होने लगी थी। जीवन शक्ति इसका एक स्पष्ट संकेत थी। आपके जीवन में जीवन शक्ति का पहला अंश जो आप विकसित करते हैं, वह आपके दानत्यन के भीतर से आता है, लेकिन यह जीवन शक्ति बहुत कम मात्रा में होती है। यह युद्ध में एक भी युद्ध कौशल के उपयोग को सहन करने में असमर्थ थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही आप जीवन शक्ति के इस धागे का उपयोग करते, यह गायब हो जाता। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी होगी। लेकिन इस छोटी सी जीवन शक्ति के कारण एक साधक अब युद्ध कौशल की साधना शुरू कर सकता था। स्काई टावर के साधारण मुक्कों और लातों की तुलना किसी युद्ध कौशल की शक्ति से नहीं की जा सकती थी। एक युद्ध कौशल को अंजाम देने के लिए व्यक्ति की जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है, और वे सभी युद्ध साधकों के लिए शक्ति का आधार थे।
एक साधारण मुक्का के लिए संयमित शरीर के 7वें चरण से प्राप्त शक्ति छठे चरण से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। यदि संयमित शरीर के छठे चरण का मुक्का 200 जिन की शक्ति उत्पन्न कर सकता था, तो प्राण शक्ति की सहायता से संयमित शरीर के 7वें चरण का मुक्का 500 जिन या यहां तक कि 1000 जिन की शक्ति उत्पन्न कर सकता था। निस्संदेह जब आप संयमित शरीर के चरण में होते थे तो एक साधक आसानी से युद्ध कौशल का उपयोग नहीं करता था, क्योंकि अपनी प्राण शक्ति को पुनः प्राप्त करना आसान नहीं होता था। केवल काय युवान चरण तक पहुंचने पर ही आप युद्ध में अपनी इच्छानुसार युद्ध कौशल का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते थे। जब आप उस चरण तक पहुंच जाते थे तो प्राण शक्ति जल्दी से पुनः प्राप्त हो जाती थी। मुख्य मुद्दा यह था कि कोई अपनी प्राण शक्ति कितनी जल्दी पुनः प्राप्त कर सकता है। इसलिए एक बार जब आप संयमित शरीर के 7वें चरण में प्रवेश कर जाते हैं तो एक साधक को अपनी नींव बनाने और धीरे धीरे अपनी प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए प्राण शक्ति के उस छोटे से स्तर का उपयोग करना चाहिए। एक सामान्य तरीका था युद्ध कौशल विकसित करना। प्रत्येक मार्शल कौशल को निष्पादित करने के लिए कई तंतुओं या दर्जनों तंतुओं या यहां तक कि विभिन्न मेरिडियनों से तंतुओं की आवश्यकता होती है। विभिन्न पथों और क्रमों के साथ व्यक्ति कई अलग अलग मार्शल कौशल विकसित कर सकता है। जब आप अपनी जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए मार्शल कौशल का अभ्यास कर रहे होते हैं तो आप अपने शरीर के झोउतियान को खोलते हैं और स्वाभाविक रूप से काय युआन चरण की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक अभ्यासी ऐसा ही करता है। काय यांग कोई अपवाद नहीं था। जब उसे पता चला कि वह संयमित शरीर के 7वें चरण में पहुंच गया है तो काय यांग ने तुरंत अपने धड़कते दिल को शांत किया और काली किताब को पुकारने के लिए लकड़ी की झोपड़ी में वापस भागा। वह सीधे चौथे पृष्ठ पर गया और ध्यान से पृष्ठ को देखा। इन दिनों के दौरान जैसे ही वह आगे बढ़ता वह चौथे पृष्ठ को खोलने की कोशिश करता। दुर्भाग्य से वह कभी सफल नहीं हुआ। काय यांग ने अनुमान लगाया कि उसे इसे खोलने के लिए संयमित शरीर के 7वें चरण की आवश्यकता है। जैसे ही वह संयमित शरीर के 7वें चरण में पहुंचा, चौथा पृष्ठ रूपांतरित होने लगा। उसका अनुमान वास्तव में सही था। थोड़ी देर इधर उधर तैरने के बाद सुनहरी रोशनी की किरणें पन्ने पर छा गईं। पन्ने से अलग होकर ये सुनहरी रोशनी की किरणें सीधे काय यांग के दिमाग में उतर गईं। उसके दिमाग में अचानक एक नई जानकारी उभरी, सच्ची यांग रणनीति। यह वह इनाम था जो काली किताब ने काय यांग को सफलता के लिए दिया था। जानकारी पढ़ते हुए उसके चेहरे के भाव विकृत हो गए। यह सच्ची यांग रणनीति आम मार्शल कौशलों से थोड़ी अलग थी। आम मार्शल कौशलों में क्रमों के निर्धारित रास्ते होते थे और हालांकि वे बदल सकते थे, वे केवल सतही बदलाव थे। वे कौशल के आधार को नहीं बदलते थे। वे अपने आधार से भटकते नहीं थे। अगर वे भटकते भी तो यह एक बिल्कुल अलग कौशल होता। लेकिन ये सच्ची यांग रणनीति नहीं बदलती थी। इसमें कोई निश्चित सक्रियण क्रम नहीं था और ये लगातार बदलता रहता था। इसे मनमाना कहा जा सकता है या आप कह सकते हैं कि इसका वास्तव में कोई एकल रूप नहीं था। यह पहला अंतर था। सच्ची यांग युक्तियों की साधना विधि भी काफी सरल थी, लेकिन इसे साधने के लिए कुछ शर्तें थीं। सच्ची यांग युक्तियों की साधना के लिए आपको प्रचुर यांग ऊर्जा वाले वातावरण में साधना करनी चाहिए। लेकिन इस गुप्त विधि के माध्यम से जब साधना की गई यांग ऊर्जा एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाती है तो उसे संघनित करके द्रव रूप में दानत्यन में संग्रहित किया जा सकता है। यह ऐसा कुछ था जिसे कोई भी युद्ध कौशल या गुप्त कला प्राप्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमेशा एक ऐसा क्षण आता है जब किसी का शरीर ऊर्जा से भर जाता है। एक बार जब कोई युद्ध साधक ऊर्जा से भर जाता है तो उसकी मात्रा बढ़ाने का कोई तरीका नहीं होता जब तक कि आप अपनी सीमा को पार न कर लें। अब जीवन शक्ति विश्व क्यूई, लेकिन सच्ची यांग रणनीतियां अलग थीं। जब आप अपनी यांग विश्व क्यूई की अधिकतम सीमा तक साधना करते तो आपकी विश्व क्यूई संघनित होकर तरल रूप में आपके डेंटियन में विलीन हो जाती। इससे आपकी मेरिडियन खाली हो जाती, जिससे आप विश्व क्यूई की साधना जारी रख पाते। दूसरे शब्दों में, यदि आप इस गुप्त कला का अभ्यास करते तो आप जितनी साधना कर सकते थे उसकी कोई सीमा नहीं होती। हालांकि बिना किसी सीमा के इसका अभ्यास करने के लिए आपको यांग क्यूई की आवश्यकता होती। यह दूसरा अंतर था। इन यंत्रों और सच्ची यांग रणनीति की उत्पत्ति के साथ ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता था कि यह कौशल कितना सामान्य था। जब उसने अपनी यांग क्यूई की साधना शुरू की तो वह अपनी द्रवीभूत यांग क्यूई का उपयोग आक्रमण करने के लिए कर सकता था। कुछ देर विचार करने के बाद काय यांग ने सच्ची यांग रणनीति की साधना करने का निर्णय लिया। पहली बात तो ये कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था और न ही उसके पास कोई और योगदान अंक थे, इसलिए वह मुख्य द्वार से कोई भी युद्ध कौशल हासिल नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात यह कि उसे काली किताब से मिलने वाली किसी भी चीज पर पूरा भरोसा था। मुख्य द्वार से प्राप्त कौशल शायद सच्ची यांग रणनीति के बराबर भी न हो।
प्रशिक्षण के माहौल की बात करें तो ये चिंता की कोई बात नहीं थी। सूर्य में भी एक यांग गुण होता है, इसलिए जब तक सूर्य का प्रकाश रहता, वो सच्ची यांग रणनीति की साधना कर सकता था। बस उसकी दक्षता काफी कम होती। आखिरकार सूर्य को जमीन के एक विशाल क्षेत्र पर चमकना ही था और वह उतनी ही बड़ी रोशनी के रूप में ये प्रदान कर रहा था। एक इंसान इसमें से कितना ग्रहण कर सकता था? अपना निर्णय पक्का करने के बाद कायांग अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और उसे धूप का एक टुकड़ा मिला। बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सच्ची यांग रणनीति के रास्ते की कल्पना करने लगा। ध्यान केंद्रित करते हुए उसने अपने डेंटियन में विश्व क्यूई की पतली डोरी पर ध्यान केंद्रित करना और उसे नियंत्रित करना शुरू किया और उसे सच्ची यांग रणनीति के मार्ग के अनुसार निर्देशित किया। हर चीज के लिए शुरुआत सबसे कठिन होती है, ये कहावत बिल्कुल भी गलत नहीं थी। काय यांग खुद को विश्व क्यूई की उस पतली डोरी से जोड़ सकता था, लेकिन उसे लेकर अपनी मेरिडियन से गुजरना बेहद मुश्किल था। तपती धूप में उसने पूरे दिन प्रशिक्षण लिया और विश्व क्यूई की पतली डोरी में बस थोड़ा सा ही इजाफा किया और उसकी विश्व क्यूई की गति कछुए जितनी धीमी थी। लेकिन अंत में ये पहली बार था जब उसने ऐसा करने की कोशिश की, इसलिए इस परिणाम से काय यांग पहले से ही बहुत खुश था। यह एक संचयी प्रकार का प्रशिक्षण था और ऐसा कुछ नहीं था जो रातों रात पूरा हो सके। लेकिन इस संबंध में काय यांग में धैर्य की कोई कमी नहीं थी। 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद काय यांग आखिरकार अपनी विश्व क्यूई को अपने डेंटियन से अपनी छाती मेरिडियन तक ले जाने में कामयाब रहा। एक ही विचार से विश्व क्यूई की एक छोटी और काफी कमजोर डोरी उसकी छाती के भीतर से ऊपर उठी और उसके वक्षस्थल के EQ पॉइंट के चारों ओर फैल गई। काली किताब का अनुसरण करते हुए उसे पता था कि उसे पहले अपने यांग के मूल को स्थापित करना होगा। यह सच्ची यांग रणनीति विकसित करने का पहला कदम था। इस यांग के मूल का उसके आसपास की यांग क्यूई को महसूस करने में सहायता के अलावा कोई और उपयोग नहीं था। कुल मिलाकर काय यांग की शक्ति बहुत कम थी और उसे अभी भी अपनी दिव्य अनुभूति विकसित करनी थी, इसलिए वह अपने आसपास के क्षेत्र की जांच करके एक सघन यांग क्यूई क्षेत्र खोजने में पूरी तरह असमर्थ था। हालांकि उसके यांग के मूल के स्थापित हो जाने के बाद यह अब कोई समस्या नहीं होगी। जब तक ये बना रहेगा तब तक एक निश्चित क्षेत्र में वह यांग क्यूई के हल्के से हल्के संकेत को भी पहचान सकेगा। विश्व क्यूई की उसकी डोरी उसके वक्ष क्षेत्र में लगातार घूम रही थी, जिससे काय यांग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। वह जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यांग की उत्पत्ति को आकार देना एक बहुत ही जटिल और परिश्रमी कार्य था। अगर निर्माण प्रक्रिया में कोई त्रुटि होती तो उसका सारा पिछला काम बेकार हो जाता और काय यांग को फिर से शुरुआत करनी पड़ती। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते और काय यांग, जो पूरे समय धूप में बैठा था, सिर से पांव तक पसीने से लथपथ हो गया। इतने लंबे समय तक पसीना बहाते रहने के कारण उसके शरीर में स्वाभाविक रूप से निर्जलीकरण के लक्षण दिखाई देने लगे। उसके होंठ भी पीले पड़ गए थे, लेकिन काय यांग का चेहरा दृढ़ बना रहा। वह बिना किसी चिड़चिड़ाहट या निराशा के विश्व क्यूई की उस धारा को अपनी छाती के EQ पॉइंट के चारों ओर घुमाता रहा। न जाने कितना समय बीत गया, काय यांग को अचानक अपनी छाती में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई और उसके बाद एक चुभने वाला दर्द हुआ, जैसे उसकी त्वचा पर लाल गर्म लोहा दबा दिया गया हो। अचानक काय यांग ने अपनी आंखें खोली और दांत भींच लिए। यह दर्द तेजी से आया और उतनी ही तेजी से चला भी गया। यह सिर्फ पलक झपकने तक ही रहा, फिर उसकी छाती सामान्य हो गई। दरअसल उसे ठंडक और ताजगी भी महसूस हुई, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस तेज दर्द से घबरा रहा था और उसे इतनी आसानी से भूलने नहीं दे रहा था। काय यांग को धीरे से लगा कि उसके सीने में कुछ और उभर आया है, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। क्या यांग का उद्गम स्थल बन गया था? अपनी भौहें सिकोड़ते हुए काय यांग सोचने लगा। उद्गम स्थल का निर्माण सफलतापूर्वक हो जाना चाहिए था। वह तो बस उसकी छाती के मध्य EQ पॉइंट में बन गया था, इसलिए वह उसे भौतिक रूप से देख नहीं पा रहा था। चूंकि यांग का उद्गम स्थल बन गया था, तो यांग ची के साथ उसकी कोई प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए थी। वह इसे महसूस क्यों नहीं कर पाया? क्या ऐसा हो सकता है कि इस क्षेत्र में यांग ची का कोई सघन क्षेत्र न हो? यह विचार मन में रखते हुए काय यांग उठा और स्काई टावर के केंद्र की ओर चल पड़ा। चलते हुए उसने अपनी छाती के भीतर किसी भी हलचल पर ध्यान दिया। उसे चलते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसकी छाती से एक गर्माहट सी महसूस हुई। काय यांग के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। लगता है कि यही सच था। यांग का उद्गम स्थल सफलतापूर्वक बन गया था और पहले उसने कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि आसपास यांगची लगभग न के बराबर थी। अब प्रतिक्रिया हुई, इसका मतलब था कि आसपास घनी यांगची वाला क्षेत्र था।
काई यांग के चेहरे पर उसकी उत्तेजना साफ झलक रही थी। सच्ची यांग रणनीति की साधना के लिए बहुत कठोर शर्तें थी। अगर यांगची का घनत्व ज्यादा होता तो साधना की गति भी तेज होती। काई यांग ने सूर्य की यांगची पर कितना भरोसा किया था, इस पर गौर करते हुए, कम घनत्व के कारण गति स्वाभाविक रूप से धीमी होगी। यांग की उत्पत्ति की अपनी धारणा का पालन करते हुए काई यांग पागलों की तरह दौड़ा और जल्द ही एक कमरे में घुस गया। जैसे ही वह अंदर गया, एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अरे छोटे काई यांग, तुम ऐसे समय यहाँ क्यों आए हो? अपना सिर उठाकर काई यांग ने देखा कि काउंटर के पीछे कोषाध्यक्ष मेंग उसे अजीब तरह से देख रहे थे। मुझे पता चला कि यह जगह योगदान हॉल थी। खजाना मेंग की ओर देखते हुए, फिर पीछे वाले हॉल की ओर देखते हुए काई यांग ने आंखें घुमाई। यांग ची की उत्पत्ति स्पष्ट थी, ये निश्चित रूप से योगदान हॉल के भंडार में यांग द्वारा बताई गई किसी चीज से उत्पन्न हुई थी। लेकिन ये तो योगदान हॉल था, इसलिए अगर उसे वह वस्तु चाहिए थी, तो वह उसे केवल योगदान अंक देकर ही प्राप्त कर सकता था। काई यांग का वर्तमान बैलेंस शून्य था, क्योंकि उसके सारे अंक 3 पत्ती वाले कैस स्पिरिट फ्लावर और डेड जेडी ट्री ग्रास जड़ी बूटियों के बदले में दिए जा चुके थे। ये बात समझकर काई यांग बहुत निराश हो गया। उसने कोषाध्यक्ष मेंग के सवाल का जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई और बस उदास होकर सिर झुकाकर बाहर निकल गया। तुम्हारी समस्या क्या है? बूढ़ा मेंग भी उदास हो गया। स्काई टावर के चारों ओर बेतरतीब घूमते हुए यांग की उत्पत्ति कभी कभी प्रतिक्रिया देती और उसे यांगची के घने इलाकों में ले जाती। लेकिन ये यांगची के घने इलाके या तो ताकतवर लोगों के इलाके थे या फिर किसी के बैग में पहले से ही थे। काई यांग ने उनसे एक चुराने के लिए भेष बदलने के बारे में भी सोचा, लेकिन जब उसने अपने छोटे और कमजोर शरीर को देखा, फिर उनकी ताकत को देखा, तो काई यांग इन विचारों को दूर कर सका। हालांकि वह यांग द्वारा बताए गए इन खजानों को हासिल नहीं कर पाया, फिर भी काई यांग को कुछ न कुछ हासिल हुआ। अपने कई प्रयोगों और निरंतर प्रयोग के जरिए काई यांग का मूल अब अपने से 500 फीट की दूरी पर मौजूद किसी भी यांगची को भाप सकता था। एक बार जब उसकी खोज का दायरा 500 फीट की दूरी तक पहुंच गया, तो वह उसे और नहीं बढ़ा सकता था। यह शायद उसकी अपनी ताकत से जुड़ा था। एक बार जब वह अगले चरण में कदम रखता, तो यह क्षेत्र संभवतः फिर से बढ़ जाता। स्काई टावर के चारों ओर 2-3 घंटे जल्दी घूमने के बाद काई यांग कुछ निश्चित क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर जा चुका था। काई यांग को कोई नतीजा नहीं मिला था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यांग का मूल जो कुछ भी भाप सकता था, वह संभवतः काफी मूल्यवान था। चूंकि वे काफी मूल्यवान थे, तो क्या वे यूं ही सड़क पर पड़े रहते ताकि वह उन्हें ढूंढ सके? काई यांग के बचकाने विचार वाकई बहुत मजेदार थे। क्या उसे ब्लैक विंड पर्वतों की एक और यात्रा करनी चाहिए? पर्वत श्रृंखला में कुछ यांग से जुड़ी चीजें तो होनी ही चाहिए, है ना? जैसे ही वह इस विचार की व्यवहार्यता पर विचार कर रहा था, उसके सीने में यांग का मूल गर्म हो गया। काई यांग ने लगभग प्रतिवर्त रूप से अपने यांग की उत्पत्ति का अनुसरण किया और वह उस दिशा में चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद एक विशाल, सचमुच आकाश और धरती पर फैली हुई पहाड़ी धारा प्रकट हुई। एक तेज आंधी उसकी ओर ऐसे बही मानो उसका स्वागत कर रही हो, और इस प्रक्रिया में वह लगभग गिर ही गया। मुड़कर अपना सिर ऊपर उठाकर काई यांग ने शून्य भाव से सामने देखा। ये यहाँ कैसे हो सकता है? उसके सामने की नहर 1000 फुट चौड़ी थी और लगभग अथाह लग रही थी। ये स्काई टावर की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगहों में से एक थी, कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम। अब जब आपने इसका जिक्र किया है, तो इस पहाड़ी धारा का अस्तित्व ही वाकई अजीब था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्काई टावर किसी पर्वत श्रृंखला में नहीं, बल्कि एक समतल जमीन पर स्थित था। हालांकि इसे पहाड़ी धारा कहा जाता था, लेकिन कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम को धरती में एक विशाल दरार कहना ज्यादा उचित होगा। बस ये दरार थोड़ी ज्यादा बड़ी थी। कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम स्काई टावर की सभी निषिद्ध जगहों में सबसे निषिद्ध जगह। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर जाते ही तेज हवाएं चलने लगती थी। एक पल की भी लापरवाही आपको फिसलकर गिरने और मौत के मुंह में धकेल सकती है। यही वह जगह थी जहां देशद्रोही शिष्यों को निर्वासित किया जाता था या भेजा जाता था। पिछले कई 100 सालों में जब भी कोई शिष्य कोई अक्षम्य अपराध करता था, तो उसे कुछ राशन देकर कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम में निर्वासित कर दिया जाता था। इससे काई यांग बेहद उलझन में पड़ गया, क्योंकि अगर किसी शिष्य ने सचमुच कोई अक्षम्य अपराध किया होता, तो क्या उसे निर्वासित करने के बजाय तुरंत फांसी देना बेहतर नहीं होता? उन्हें कुछ राशन देकर वहीं छोड़ देना मौत के समान है। बेशक देशद्रोही शिष्यों को निर्वासित करने की जगह होने के अलावा, यह प्रेमियों के लिए आत्महत्या करने का भी पहला विकल्प था। स्काई टावर के इर्द गिर्द ऐसी कई कहानियां घूमती रहती थीं।
ये कहानियां वाकई रुला देने वाली और दिल दहला देने वाली थी। ये उन प्रेमियों की थी जो अपने साथी की मौत के बाद कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम में मरने के लिए आते थे। स्कूल में हर पुरुष शिष्य लड़कियों के पीछे भागते समय ऐसी ही एक दो कहानियां सुनाता था। अगर वे इन खूबसूरत महिलाओं को रुला सकते तो फिर वे अपनी चौड़ी और गर्म छाती से इन रोती हुई महिलाओं को दिलासा देते। इन दिल दहला देने वाली कहानियों ने न जाने कितने दिलों को झकझोर दिया होगा, लेकिन फिर भी प्रेम की खोज में पुरुष शिष्यों के दिलों में ये सब बसा हुआ था। काय यांग के पास कुंडलित ड्रैगन स्ट्रीम पर जो जानकारी थी उसके बारे में उसने एक बार फिर अपने मन में सोचा। धीरे धीरे वह कुछ कदम आगे बढ़ा और संदेह से आगे देखने लगा। अंदर यांगची कैसे हो सकती है? यह तो कहना ही क्या कि यह प्रतिक्रिया पिछली सभी प्रतिक्रियाओं से अलग थी। इस बार यह संकेत दे रही थी कि यांगची का बहुत ज्यादा जमावड़ा था और वह धीरे धीरे ऊपर की ओर भी बढ़ रही थी। हालांकि वह इस जगह के पास खड़ा था, फिर भी काय यांग खुली हवा से एक हल्की सी गर्माहट महसूस कर सकता था। यह गर्माहट सूर्य से नहीं थी, बल्कि सूर्य की ऊर्जा से कई गुना ज्यादा शुद्ध थी। कुछ देर सोचने के बाद काय यांग जमीन पर बैठ गया और ऊर्जा के सघन संकेंद्रण के कारण की परवाह किए बिना लगन से ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। सच्ची यांग रणनीति की साधना के लिए क्षेत्र में यांगची जितनी अधिक केंद्रित होगी, उतनी ही तेजी से आप उसमें निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि उसकी वर्तमान विश्व ची की मात्रा बहुत कम थी, इसलिए उसकी सच्ची यांग रणनीति की स्थानांतरण गति भी धीमी थी, लेकिन इतनी सारी यांगची की सहायता से उसकी गति काफी बढ़ जानी चाहिए थी। सूरज ढल चुका था और अब शाम हो चुकी थी। सूर्य की ची के बिना भी यांग काय महसूस कर सकता था कि उसकी दक्षता पिछले कुछ दिनों की तुलना में बहुत अधिक थी। अपनी साधना के साथ उसने अप्रत्याशित रूप से पूरी रात साधना की थी। अगली सुबह ही काय यांग ने अपनी आंखें खोली और अपनी प्रगति का निरीक्षण किया। यांग ची के साथ और यांग ची के बिना साधना करना वास्तव में अलग था। हालांकि उसने पहले सूर्य के प्रकाश में अभ्यास किया था, फिर भी उसे विश्व ची की उस छोटी सी मात्रा को उत्पन्न करने में पूरे 3 दिन लग गए। लेकिन सिर्फ एक रात की साधना से उसने वही परिणाम प्राप्त कर लिया था जो सघन यांगची की सहायता के बिना 3 दिनों की साधना में प्राप्त होता। यह सचमुच अवाक कर देने वाला था। उसके भीतर विश्व ची की मात्रा भी बढ़ गई थी। वह अब तूफान में फंसी हुई टिमटिमाती लौ जैसी नहीं थी। साथ ही विश्व ची की वृद्धि के साथ उस पर उसका नियंत्रण भी बेहतर हो गया था। चूंकि यह एक नए दिन की शुरुआत थी, काय यांग ने अभ्यास जारी नहीं रखा, बल्कि अपने आधे घंटे के संयमित शरीर रिकॉर्ड प्रशिक्षण का अभ्यास करने के लिए खड़ा हो गया। कुंडलित ड्रैगन स्ट्रीम के पास काय यांग को खूब पसीना आ रहा था। हालांकि उसने पूरी रात प्रशिक्षण लिया था, फिर भी उसने ज्यादा सहनशक्ति खर्च नहीं की और उसका मानसिक स्वास्थ्य जोश से भरपूर था। संयमित शरीर रिकॉर्ड प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह जल्दी से अपनी दैनिक झाड़ू लगाने चला गया। इसके बाद वह जल्दी से खुशी से उछलकर कुंडलित ड्रैगन स्ट्रीम की ओर वापस चला गया। चूंकि उसने अपने 3 पत्ती वाले कैस स्पिरिट फ्लावर और डेट का स्टॉक लगभग खत्म कर लिया था। जेडी ट्री ग्रास धूपदानी अस्थायी रूप से अनुपयोगी हो गई थी, इसलिए उसके पास प्रशिक्षण का केवल एक ही विकल्प बचा था। शुरू में काय यांग सू म्यू के समूह को ढूंढकर उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देना चाहता था, लेकिन यह बहुत अजीब था। उस रात के बाद से सू म्यू के लोगों का समूह हवा में गायब हो गया था और स्काई टावर में फिर कभी दिखाई नहीं दिया। हालांकि काय यांग को उनसे कुछ समस्याएं थीं, लेकिन ये पूरी तरह से नफरत और बदला लेने की हद तक नहीं थी। और उनसे लड़ने के लिए उसका ढूंढना सिर्फ मनोरंजन पाने के साथ साथ अपनी प्रगति की पुष्टि भी करना था। इसलिए उसने उनके रात्रिकालीन हमले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अगर उसे धमकाया जाता तो जब तक वह पर्याप्त ताकत हासिल कर लेता, वह जवाबी कार्रवाई करता और उन्हें इतना कष्ट देता कि उसे फिर कभी आकर उसे धमकाने का विचार न आए। कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम के पास बैठकर और तेज हवा को अनदेखा करते हुए, जो किसी इंसान को उड़ा ले जाने के लिए पर्याप्त थी, काय यांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसकी मेरिडियंस में विश्व क्यूई उमड़ी और संचारित होने लगी। उसकी विश्व क्यूई का संचार ऐसा लग रहा था मानो वह किसी रहस्यमय आंतरिक शक्ति को बाहर खींच रही हो। इससे उसके शरीर के सभी छिद्र खुल गए और हवा में मौजूद यांग क्यूई को अपने शरीर में खींच लिया, मानो किसी बिल्ली के बच्चे ने अभी अभी मछली की स्वादिष्ट गंध सूंघी हो। उसका पूरा शरीर गर्म हो गया, मानो वह गर्म पानी में नहा रहा हो, जिससे काय यांग को बेहद आराम महसूस हो रहा था। 2 दिन बीत गए और काय यांग का काम बहुत फलदायी रहा। साधना के इन 2 दिनों के बाद काय यांग के अंदर विश्व क्यूई काफी फैल गई थी और इस विश्व क्यूई के भीतर ज्वलंत यांग ऊर्जा का एक छोटा सा गोला था। यह सच्ची यांग युक्तियों की साधना की एक विशिष्ट विशेषता थी।
चूंकि उसके भीतर विश्व की यांग ऊर्जा को अवशोषित करके विकसित हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे यांग से संबंधित माना जाएगा। काय यांग को यह नहीं पता था कि संयमित शरीर के 7वें चरण में किसी व्यक्ति के पास विश्व की औसत मात्रा कितनी होगी, हालांकि उनके पास उसके जितनी नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि संचय की गति बहुत धीमी थी, सच्ची यांग रणनीति ने उसे अपने आसपास की यांग को अवशोषित करने की अनुमति दी। कितने गुप्त तरीकों से कोई ऐसा कर सकता है। काय यांग ने अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पिछले कुछ दिनों में संचित यांग धीरे धीरे सघन होती गई थी और उसकी मेरिडियन में गर्माहट का एहसास भी स्पष्ट होता गया था। काय यांग को लगा कि अवशोषित यांग जल्द ही अपनी सीमा तक पहुंच जाएगी। एक बार जब वह सीमा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अवशोषित कर लेता, तो यांग एक तरल अवस्था में संघनित हो जाती। यह तरल यांग तब उसके दानत्यन में जमा हो जाती। यांग की ऐसी एक बूंद का उपयोग युद्ध में किया जा सकता था जिससे उसे अकल्पनीय शक्ति प्राप्त होती, जिसके कारण काय यांग ऐसे समय की बहुत प्रतीक्षा करता था। आंखें खोलते ही काय यांग अपनी मुद्रा ठीक करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर परिधीय दृष्टि से उससे कुछ ही दूरी पर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। उसके हाव भाव बदल गए। चूंकि वह अपनी ट्रेनिंग में इतना डूबा हुआ था, इसलिए उसे उस व्यक्ति के आने का आभास ही नहीं हुआ और काय यांग को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे कब पहुंच गए। वह व्यक्ति एक तरफ खड़ा था और उसने नीले रंग का चोगा पहना हुआ था। उसकी बाहें सुंदर थीं और वह लंबा, सीधा कद काठी का था। उसके बाल सफेद थे, मूंछें थीं और उसकी ठुड्डी से नीचे एक पतली पतली दाढ़ी लटक रही थी। उसे देखकर उसकी उम्र योगदान हॉल के बूढ़े मेन जितनी ही लग रही होगी, लेकिन उनकी आभा बहुत अलग थी। पहली नजर में काय यांग को लगा कि उसका दिमाग हवा के साथ उड़ गया है। इस व्यक्ति की आभा और बूढ़े मेन का कामुक गुंडा रवैया एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। दोनों की तुलना करने पर एक स्वर्ग में था और दूसरा धरती में। इस समय उस आदमी का एक हाथ उसकी पीठ के पीछे था और दूसरा उसकी दाढ़ी सहला रहा था, जबकि वह वहां खड़ा कुंडलित ड्रैगन स्ट्रीम को देख रहा था। उसकी निगाहें बहुत अजीब थीं, इतनी अजीब कि अजीब तरह से जटिल भी। यह आदमी स्पष्ट रूप से एक विद्वान ऋषि था, साथ ही एक उत्कृष्ट योद्धा भी। यह सोचकर काय यांग जल्दी से खड़ा हुआ और शिष्य का अभिवादन करते हुए पुकारा, शिष्य काय यांग ने इस वरिष्ठ को देखा है। काय यांग की आवाज सुनकर आश्चर्यचकित होकर बुजुर्ग व्यक्ति ने सहजता से मुड़कर विनम्रता से देखा। सिर हिलाते हुए उसने उत्तर दिया, हाँ। यह शिष्य आपको कैसे संबोधित करेगा? हालांकि वह जानता था कि यह व्यक्ति स्काई टावर में एक शक्तिशाली व्यक्ति है, वह उससे पहले कभी नहीं मिला था। स्वाभाविक रूप से वह पूछेगा, अन्यथा वह वरिष्ठता क्रम में गड़बड़ी कर सकता है और उसे गलत तरीके से संबोधित कर सकता है। खुद से बुदबुदाते हुए बुजुर्ग व्यक्ति की भौहें सिकुड़ गईं, मानो काय यांग ने उससे कोई बेहद मुश्किल सवाल पूछा हो। काफी देर बाद उन्होंने कहा, आप मुझे 11वें बुजुर्ग के नाम से ही बुला सकते हैं। 11वें बुजुर्ग? इससे काय यांग को थोड़ा शक हुआ। हालांकि स्काई टावर में कुछ बुजुर्ग थे, लेकिन कोई 11वां बुजुर्ग नहीं हो सकता था। लेकिन कुल मिलाकर ये व्यक्ति उनसे वरिष्ठ था, इसलिए अगर वह खुद को इस नाम से पुकारना चाहते थे, तो काय यांग उनकी बात मान सकते थे। उन्होंने तुरंत उनका अभिवादन किया। यह शिष्य 11वें बुजुर्ग को नमस्कार करता है। 11वें बुजुर्ग मुस्कुराए और उनके चेहरे पर दया आ गई। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या आप अपने मार्शल कौशल का अभ्यास कर रहे हैं? हाँ, काय यांग ने सिर हिलाया। और यह यांग से जुड़ा मार्शल कौशल है? हाँ। विरोधी पक्ष की ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी, वरना वह कैसे महसूस कर सकता था कि काय यांग साधना के लिए यांगची को आत्मसात कर रहा है। आपकी प्रगति कैसी है? मुझे अभ्यास शुरू किए कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए प्रगति बुरी नहीं है। 11वें एल्डर ने एक बार फिर कुछ और प्रश्न पूछे और काय यांग ने हर एक प्रश्न का उत्तर दिया। उनका हृदय थोड़ा द्रवित था। यह एल्डर बहुत ही मिलनसार और सौम्य था, क्योंकि वह इतने निम्न स्तर के शिष्य के साथ इतनी सावधानी से पेश आता था कि कोई भी उसके बारे में अच्छी धारणा आसानी से बना लेता था। काय यांग ने बड़ी सावधानी से एक प्रश्न पूछने के बारे में सोचा। 11वें एल्डर, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद इस शिष्य को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह, ऐसा कहो कि मैं सुन सकूं। एल्डर की आत्मा अचानक जागृत हो गई। कुंडलित ड्रैगन धारा के नीचे से यांगची क्यों उठ रही है? थोड़ी देर हंसते हुए 11वें एल्डर ने उत्तर दिया, उत्तर यह होगा कि वहां नीचे यांग से संबंधित एक खजाना है। काय यांग को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकता था। उसे बस ये पता नहीं था कि वह खजाना क्या है। क्या आप जानते हैं कि यह कुंडलित ड्रैगन धारा कैसे बनी? 11वें एल्डर ने अचानक एक बेतरतीब सा प्रश्न पूछा।
हालांकि काय यांग को उस वरिष्ठ की मंशा का अंदाजा नहीं था, फिर भी वह बस अपना सिर हिला सका। कुंडलित ड्रैगन धारा की ओर देखते हुए 11वें वरिष्ठ ने शांति से कहा, यह किसी की तलवार के प्रहार से बनी है। काय यांग का दिल बिजली की तरह कांप उठा। कुंडलित ड्रैगन धारा कम से कम 2000 फीट लंबी थी। ये इतना अथाह गहरा, फिर भी किसी के तलवार के वार से अचानक पैदा हो गया। अगर किसी और ने उसे यह बताया होता तो वह यकीन नहीं करता। हालांकि जिसने बताया था वह 11वां बुजुर्ग था और उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। लेकिन किस तरह का व्यक्ति एक ही तलवार के वार से इतनी बड़ी दरार पैदा कर सकता है? और यह व्यक्ति साधना के किस स्तर तक पहुंच गया था? कई 100 साल पहले यह स्काई टावर नहीं था। बुजुर्ग की आंखें दूर हो गईं और उनमें एक छिपी गहराई छिपी हुई लग रही थी। उनकी आवाज धीमी हो गई। काय यांग जानता था कि यह बुजुर्ग कोई राज या गुप्त बात उजागर करने वाला है, और उसने अपनी सांसें रोक ली और बुजुर्ग को गौर से देखने लगा। उस समय जब संस्थापक इस भूमि से गुजर रहे थे तो संयोग से उनकी मुलाकात एक भयानक राक्षस से हुई। यहाँ उन दोनों ने एक महान युद्ध लड़ा। युद्ध का विवरण कोई नहीं जानता, लेकिन अंत में उस राक्षस की बुद्धि कम नहीं हुई, उसने तलवार निकाल ली। कहानी सुनाते हुए 11वां बुजुर्ग भी अपने हाथों से कुंडलित ड्रैगन स्ट्रीम की पूर्व और पश्चिम दिशाओं में इशारा कर रहा था। तलवार के एक ही वार से कुंडलित ड्रैगन स्ट्रीम का निर्माण हुआ। डन डन डून। तारांकन। फिर राक्षस अंदर भाग गया और संस्थापक उसका पीछा कर रहा था। बड़ी मेहनत और समान कष्ट सहकर संस्थापक उस राक्षस को मारने और उसका सिर काटने में कामयाब रहा। लेकिन उस राक्षस की शक्ति बहुत प्रबल थी और जब वह मरा तो उसकी आत्मा हवा में विलीन हो गई। फिर भी संस्थापक को राहत नहीं मिली, इसलिए उसने यहां स्काई टावर की स्थापना की और कुछ वर्षों तक कुंडलित ड्रैगन स्ट्रीम की रक्षा की। जब उसे यकीन हो गया कि उस राक्षस की आत्मा से जुड़ी कोई भी चीज फिर से नहीं उठेगी, तो वह ऊपर तैरकर चला गया। यही स्काई टावर की उत्पत्ति है। कुंडलित ड्रैगन स्ट्रीम कुछ 100 वर्षों से अस्तित्व में है और इसका तल बिल्कुल काला है, जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता। संस्थापक के जाने के बाद स्कूल के नियमों को तोड़ने वाले कई शिष्यों को वहां भेजा गया, जिसके परिणामस्वरूप एक यांग विशेष खजाने का दुर्लभ जन्म हुआ, जिससे आप यांगची ग्रहण कर रहे हैं। सिर हिलाते हुए काय यांग ने संदेह से पूछा, 11वें बुजुर्ग के यहाँ आने का उद्देश्य भी इस खजाने को देखना है? मैं 11वें बुजुर्ग के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। उन्होंने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मैं यहाँ खजाने के लिए नहीं, बल्कि किसी से मिलने आया हूँ। किसी से मिलना? हंसते हुए उन्होंने उत्तर दिया, जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बोलता हूँ। चलो अभी के लिए अपनी बातचीत यही समाप्त करते हैं। लगन से अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन नीचे उतरने का कोई विचार नहीं है। वहां नीचे कई खतरे हैं और मैं भी वहां यूं ही जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 11वां बुजुर्ग चला गया। काय यांग का दिल और दिमाग दोनों ही द्रवित हो गए। उसके मन में ढेरों शंकाएं और अनुत्तरित प्रश्न रह गए, लेकिन वह उन्हें अपने तक ही सीमित रख सका। अपने मन को शांत करते हुए काय यांग ने अपनी सच्ची यांग युक्तियों का अभ्यास जारी रखा। अब जब उसने अपनी सच्ची यांग युक्तियों का प्रयोग किया तो यांग ची की अवशोषण गति पिछले कुछ दिनों की तुलना में कई गुना तेज थी। टीएल, हमेशा प्रशिक्षण मत करो। जिया निंग को परेशान करने के लिए उसे ढूंढो। लिनली और बेबे से सीखो। वे प्रशिक्षण लेते हैं और जीवन जीते हैं। यो चे को आदर्श के रूप में सुझाने के लिए बेन ने उसे डांटा। टी कुछ घंटों बाद काय यांग को लगा कि उसकी मेरिडियन फट रही है, यहां तक कि उसका डेंटियन भी पूरी तरह भर गया था। यह भोजन के दौरान बहुत ज्यादा खाने जैसा था, इतना ज्यादा कि आपको ऐसा लगे कि आपका पेट फट रहा है। क्या यह सीमा पर था? काय यांग को आश्चर्य नहीं हुआ और अपने संकल्प को मजबूत करते हुए उसने जारी रखा। आधा एक घंटे बाद उसकी मेरिडियन और डेंटियन अचानक हल्के हो गए और वह फटने जैसा एहसास जो उसे पहले हुआ था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसकी सारी विश्व क्यूई उसके डेंटियन में समा गई और एक झुलसा देने वाले गर्म तरल में संकुचित हो गई, जो धीरे धीरे एक बूंद में बदल गया। जब वह बूंद उसके डेंटियन में प्रवेश की तो काय यांग ने पानी टपकने की हल्की आवाज सुनी। तरल यांग। आखिरकार उसने यांग तरल की एक बूंद बना ली थी।